नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों से। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की एक गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, जिसको लेकर सीबीआई की गठित एम्स की पैनल टीम ने सुशांत की मौत को आत्महत्या बता दिया है। लेकिन परिवार के वकील विकास सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी है। आखिर क्या लिखा है उस चिट्ठी में, आप भी जानिए। एम्स की डॉक्टर्स टीम ने सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया है, लेकिन सुशांत के परिवार के वकील इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। वकील विकास सिंह ने इस मामले में सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें दोबारा फोरेंसिक टीम गठन करने की मांग की गई है और इसके अलावा मौजूदा जांच में कामयाबी गिनवाई गई। अपनी चिट्ठी में सुशांत के परिवार के वकील ने कई बड़े दावे किए, जिन पर अब पोस्टमार्टम की टीम ने जवाब दे दिया है। वकील विकास सिंह ने जो खत लिखा उसमें क्या क्या सवाल किए गए, आप भी जानिए। सवाल नंबर 1 में पूछा गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम मौत वाले दिन ही देर शाम को क्यों किया गया। उसके जवाब में टीम ने लिखा कि पुलिस अधिकारी हमारे पास आए थे, उन्होंने ही हमसे पोस्टमार्टम कराने को कहा था, इसीलिए कर दिया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पोस्टमार्टम रात को नहीं हो सकता। 2013 के एक सर्कुलर के अनुसार रात को भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। सवाल नंबर 2 में वकील के द्वारा पूछा गया कि क्या रात को पोस्टमार्टम करने के लिए मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी थी। जवाब में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की कोई जरूरत तभी होती है जब कस्टडी में किसी की मौत हुई हो या दंगे में कोई मारा हो, यानी किसी की मौत को जब इसके तहत हुई हो तभी इसकी इजाजत होती है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि पोस्टमार्टम के वक्त सुशांत के परिवार से कौन व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। जवाब दिया गया कि हमें नहीं याद कि परिवार से कौन कौन मौजूद था। हमारे द्वारा बहन द्वारा साइन किए गए पेपर के साथ आई थी पुलिस। उसके बाद सुशांत की बहन और जीजा ओपी सिंह पोस्टमार्टम सेंटर पर आए थे। सवाल नंबर 4 में लिखा गया कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशान की बात कही गई है, फिर इसमें किसी चोट का जिक्र क्यों नहीं है। जवाब दिया गया कि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कॉलम 17 को देखें तो निशान की बात कही गई है, इसके अलावा कोई चोट नहीं थी। सवाल नंबर 5 में लिखा गया कि सुशांत जैसे मामलों में ऑटोप्सी के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, फिर ये 90 मिनट में कैसे पूरा हो गया। जवाब दिया गया कि एक सामान्य पोस्टमार्टम के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि सुशांत के शव से विसरा रिपोर्ट के अलावा ऐसा क्या पता लगा जिससे मर्डर की थ्योरी खत्म हो गई। जवाब दिया गया कि शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। जहां उसने फांसी लगाई वहां पर किसी तरीके का संघर्ष दिखाई नहीं दिया। सवाल नंबर 7 में लिखा गया कि जिस फंदे की बात हुई उस पर शक है कि वो सुशांत का वजन उठाने लायक नहीं था। जवाब लिखा गया कि जिस कुर्ते के कपड़े से फांसी लगाई गई उसे टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें पता लगा कि वो 200 किलो तक का वजन झेल सकता है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया। जवाब दिया गया कि मुंबई पुलिस ने मौत के वक्त को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि पोस्टमार्टम से 10 से 12 घंटे पहले ही सुशांत की मौत हुई है। सुशांत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया समेत 3 लोगों को जमानत दे दी है। करीब 1 महीने के बाद रिया को बेल तो मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दरअसल अदालत में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे की ओर से तर्क दिया गया कि रिया पर एनडीपीएस के तहत लगी 27A की जो एक्ट है वो गलत है। दरअसल वकील ने कहा कि रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक जेल में रखा गया। लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी है। वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि हमने कोर्ट के सामने अपनी ओर से सबूत रखे और कुछ धाराओं के बारे में बताया, जिसे जज ने स्वीकार किया। रिया को जिस तरह अरेस्ट किया गया वो गलत है। 3 केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी, एनसीबी के द्वारा जो व्यवहार किया गया वो भी गलत रहा। एनसीबी के मुताबिक रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड सैमुअल मिरांडा को दिया था,
जिसने 10,000 रुपये निकालकर 5 ग्राम बड खरीदा था। ऐसे में रिया के वकील सतीश मान शिंदे का कहना है कि इससे ये साबित होता है कि रिया ने सीधे तौर पर ड्रग्स नहीं खरीदे थे। हाथरस केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और अब ईडी की शुरुआती जांच में ये सामने निकल कर आया है कि पीएफआई ने इस कांड की आड़ में जातीय दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए उनके पास आए थे। गौरतलब है कि हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का भी दावा किया था। हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश से पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया था और ईडी की शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ है कि यूपी में जातीय दंगा फैलाने की इस साजिश में 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की गई थी, जो कि पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए भी आए थे। हाथरस केस को लेकर अब पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का दावा किया था और उसी वायदे के अनुसार अब परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के मुताबिक यहां पर सीसीटीवी कैमरों को अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवार की सहमति भी ले ली गई है। उन्होंने बताया कि सारे कदम प्रदेश सरकार की ओर से ही लिए जा रहे हैं। यूपी सरकार के गृह विभाग की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनमें क्या कुछ सुरक्षा उन्हें दी जा रही है वो भी सुन लीजिए। 24 घंटे परिवार के हर सदस्य के साथ अब 2 बॉडीगार्ड रहेंगे। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर पीएसी के 18 जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। घर के अंदर भी हेड कांस्टेबल के अलावा 6 अन्य गार्ड, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल भी रहेंगी। घर के प्रवेश द्वार पर अब 2 सब इंस्पेक्टर शिफ्ट करने के अनुसार तैनात रहेंगे, जो आने जाने वाले लोगों की जानकारी रखेंगे। प्रवेश द्वार पर अब मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता के परिवार की ओर से डर जताया गया था कि उन्हें गांव में खतरा है। ऐसे में या तो सुरक्षा बढ़ाई जाए वरना उन्हें गांव से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथरस केस की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के परिवार की सुरक्षा की गारंटी मांगी थी और यूपी सरकार ने सुरक्षा देने का दावा भी किया था, जिसके तहत परिवार को अब सुरक्षा दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने सीटों के बंटवारे का ऐलान तो कर दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया कि वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें देगी बीजेपी। साथ ही भविष्य में मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए में जेडीयू को 122, बीजेपी को 121 सीट मिली है। इनमें से जेडीयू ने अपने खाते से हम पार्टी को 7 सीटें दी है, जबकि अब बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें दे दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 24 एक्सप्रेस। राजश्री अलमीरा है जहां, खुशहाली है वहां। 100% ग्रीन पाउडर कोटेड राजश्री अलमीरा सभी साइजों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। अलमीरा पर 10 वर्षों की और तालों पर आजीवन गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 7753074144 या 8881200500। महागठबंधन को छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी महागठबंधन पर जमकर बरसे। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वो शुरुआत से ही पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडों पर काम करते आए हैं। हम पहले महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अनुभव नहीं है। महागठबंधन का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन ने हमें धोखा दिया, सीटों को लेकर उलझाए रखा। बता दें कि बीते दिनों जब महागठबंधन की ओर से अपनी सीटों का ऐलान किया जा रहा था,
तब मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हंगामा करते हुए महागठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने सीटों के मुद्दे पर धोखा देने का आरोप लगाया है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल अब लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे थे, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल केस मंगलवार को 66,85,083 तक पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार इनमें से 9,19,023 एक्टिव केस है। इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। 16 सितंबर को भारत में एक्टिव कोरोना वायरस केस 10 लाख के पार कर गए थे और लगभग एक हफ्ते तक ऊपर ही बने रहे। तो वहीं अगर बात करें 21 सितंबर को यह आंकड़ा 10 लाख से नीचे आया और तब से ये ऐसे ही नीचे आ जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत लगातार कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या को लगभग 2 हफ्ते से 10 लाख के नीचे रखे हुए है। इसी के साथ साथ कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। अब तक कुल 55.86 लाख लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जिससे रिकवरी रेट 84% तक पहुंच गया है। तो वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी भी आने वाले नए केसों की तुलना में हर दिन ज्यादा दर्ज की जा रही है। एक्टिव केसों के साथ साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। जहां सितंबर के अंत की अगर बात करें तो वहां हर दिन करीब 11,000 कोरोना मरीजों की मौत हो रही थी। वहीं अब हर दिन 1,000 के आसपास मौतें दर्ज की जा रही है। इससे साफ हो जाता है कि भारत में एक्टिव केसों की गिरावट रिकवरी अच्छी होने की वजह से ही बढ़ी है, और वो भी तब जब भारत हर दिन लगभग 10 लाख लोगों का टेस्ट कर रहा है। लेकिन भारत ही केवल ऐसा देश नहीं है जहां पर कोरोना वायरस के एक्टिव मामले घटे हो। उन देशों में भी जहां कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, उनमें ब्राजील, बांग्लादेश और पेरू ऐसे देश है जहां कोरोना वायरस के एक्टिव केस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। पेरू में 93,000 के करीब एक्टिव कोरोना केस हैं। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में यह आंकड़ा 82,000 के आसपास पहुंच गया है। और बात करें अगर सोमवार को ब्राजील की, तो ब्राजील में सोमवार को 5 लाख एक्टिव केस दर्ज किए गए। बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए जहां हर चीज पर ताला लगा दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज पटरी पर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की, तो वो भी आप सभी के लिए 13 अक्टूबर से खुलने वाला है। दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर 13 अक्टूबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए कई तरीके के निर्देश भी तय किए गए हैं। शाम 5 बजे से 6:30 बजे के बीच ही सीमित संख्या में लोगों की एंट्री हो पाएगी। इस दौरान जो लोग अंदर रहेंगे वो ही 8 बजे तक भीतर दर्शन कर सकेंगे। अक्षरधाम मंदिर में एग्जीबिशन हॉल को बंद रखने का फैसला भी लिया गया है, जबकि मंदिर में आने वालों के लिए केवल म्यूजिकल फाउंटेन खुलेगा। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना के खतरे से बचने के लिए फिलहाल वैक्सीन तो बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त कोरोना काल में अगर सबसे कारगर कुछ साबित हुआ है तो वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और इन्हीं का अक्षरधाम मंदिर में भी काफी ध्यान रखा जाएगा। मंदिर में म्यूजियम फाउंटेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीमित संख्या में लोगों को बैठाया जाएगा। हालांकि फूड कोर्ट, गार्डन, बुक्स और गिफ्ट सेंटर्स लोगों के लिए खुले रहेंगे। अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। यही नहीं, गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री हो पाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।